चलिए इस पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल पता है क्या होता है आपको? सेल वॉल जैसे आपका ये सेल है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर एक और सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करती है कि एक तो आपकी जो बॉडी है वो रिजिड रहती है, आप जल्दी से, और हाँ एक और चीज़ है, फ्री परमिएबल होती है। सेल वॉल में जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है, और एनिमल सेल में सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये, जो प्लांट सेल है उसकी जो शेप होती है वो रेगुलर होती है जनरली, और एनिमल सेल की शेप होती है वो इरेगुलर होती है। दूसरा, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते। एक आध केसेस एग्जांपल है, वो एग्जाम्पशन है, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, प्लांट सेल में जो गोल्गी apparatus जो कि एक ऑर्गेनेल है सेल का, वो बहुत सारे होते हैं, और एनिमल सेल में सिंगल ही होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स गोल्गी apparatus। एक और चीज जो मैंने यहाँ नहीं लिखी कि वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में परमानेंट, और उसमें भी प्रेजेंट होता है लेकिन टेम्पररी। ओके अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। पूछ रहा है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। मतलब अगर सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अपना सेल होता है, ये बीच में न्यूक्लियस होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर टूट जाए, ये टूट जाए यहाँ से, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? ये होगा कि इसके अंदर के जितने भी काम की चीजें हैं वो सारी बाहर चली जाएगी, सारी चीजें बाहर चली जाएगी, सारे न्यूट्रिएंट्स या सेल की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी बाहर चली जाएंगी, और जितनी भी बाहर की जो इन्वायरमेंट की जो अनवांटेड चीज़ें जैसे माइक्रोब्स वगैरह वो अंदर आ जाएंगे, क्योंकि सेलेक्टिव जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। मतलब वो देख के इन और आउट करती है सब्सटेंसेस को, जो सेल को चाहिए होता है वो इन कर देती है, जो वेस्ट होता है वो बाहर कर देती है। लेकिन अगर ये टूट गई तो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन ऑफ इन और आउट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि सेल की जो लाइफ है वो अनटाइमली हो जाएगी, क्योंकि पूरा डिस्टर्ब हो गया, सारे फंक्शन खराब हो जाएंगे, ऑर्गेनल वगैरह सब खराब हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ शेप भी खराब हो जाएगी सेल की। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी apparatus। तो हमें पहले पता होना चाहिए गोल्गी apparatus क्या है। ये एक सेल ऑर्गेनल है। तो गोल्गी apparatus का काम क्या क्या होता है भाई? गोल्गी apparatus का सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये होता है कि भाई जो भी प्रोटीन वगैरह है सेल की, न्यूक्लियस में जो प्रोटीन है उसको वो ट्रांसफर करता है, एक तो सेल के इनसाइड अलग अलग जो ऑर्गेनेल है उसको, और साथ में सेल के बाहर भी। तो गोल्गी apparatus का काम होता है स्टोरिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल ऑल्सो। ये हो गया। दूसरा होता है ये गोल्गी apparatus है ना, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में भी चाहिए होता है। मतलब लाइसोसोम जो कि एक अनदर ऑर्गेनेल है, उसकी फॉर्मेशन के लिए भी गोल्गी apparatus चाहिए होता है। और लाइसोसोम का काम क्या होता है? वेस्ट डिस्पोजल, मतलब कोई सेल ऑर्गेनेल मर गया उसको एक्सक्रीट आउट कर देना, मतलब जो भी वेस्ट वगैरह उसको बाहर कर देना। तो अगर गोल्गी apparatus नहीं होगा तो लाइसोसोम के सारे काम रह जाएंगे, यानी जो सेल है उसमें बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो जाएगा डिस्पोजल या डेड ऑर्गेनेल का। और साथ में, तो इसका मतलब जो भी डेड प्रोडक्ट है वो उसका इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा सेल। चलिए इसे वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो जान लो। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्या करते हैं? फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे एनर्जी स्टोर रहती है, और ये जो एनर्जी स्टोर रहती है ना, एटीपी की फॉर्म में स्टोर रहती है। एटीपी यानी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी बनाने का, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये एनर्जी फूड को कन्वर्ट कर देती है एटीपी में। उसके बाद ये जो एनर्जी स्टोर रखी होती है, जिसको हम एनर्जी करेंसी का नाम दे रहे हैं, ये बॉडी यूज करती है अलग अलग काम के लिए, दूसरे टाइप के केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए। तो ये सारे काम होते हैं, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। समझ गए? ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके ओके अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कंसल्टिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। मतलब प्रोटीन और लिपिड यानी कि फैट सेल में कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, यानी कहाँ बनते हैं। लिपिड एंड फैट और प्रोटीन सेल में कहाँ बनते हैं? तो एक चीज होती है ईआर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है ये मान लो आपका सेल है, ये बीच में आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये ऑरेंज में कर रहा हूँ। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ना ऐसे नेटवर्क, एक ट्यूब टाइप ऐसे स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, ऐसे मेम्ब्रेन से ऐसे साइटोप्लाज्म ऑफ सेल तक जा रहा होता है, पूरा नेटवर्क होता है। इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लिपिड बनता है, यानी कि फैट सिंथेसाइज होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपके प्रोटीन बनता है। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक मेम्ब्रेन होती है, ऐसे मेम्ब्रेन होती है ना, इस मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स हम सबको पता है प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए स्मूथ बनाता है लिपिड और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। क्या होता है एंडोसाइटोसिस?
एंडोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि जैसे आपका ये अमीबा है, मान लो ऐसे अमीबा बीच में न्यूक्लियस होगा, तो अमीबा का जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये बाहर की जो मेम्ब्रेन है, ये एक्चुअली लिपिड, फोस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनती है, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होती है। और इसकी मेम्ब्रेन पे ना ऐसे ऐसे फिंगर टाइप प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे फिंगर टाइप प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया। तो ये क्या करता है, जैसे मान लो ये फूड है, तो ये पूरा ऐसे इनगल्फ कर लेगा अंदर और फिर वापस अपनी शेप में आ जाएगा, तो ये फूड यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और इसी प्रोसेस से अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है। समझ गए, सूडोपोडिया से। सूडोपोडिया समझते हो ना, सूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। और ये प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड को पूरे को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंडोसाइटोसिस। ये जो प्लाज्मा, ये जो मेम्ब्रेन है अमीबा की बाहर की आउटर बाउंड्री, ये फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि इसमें लिपिड और प्रोटीन होता है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। सिंपली पूछ रहा है व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो नीचे देखो क्या लिखा है आंसर। ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस of diffusion of water from a region of its higher concentration to a region of its lower concentration through a semi permeable membrane। मतलब क्या है, सेल में भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही पानी जाता है। जैसे मान लो ये सेल है, ये बीच में आपका न्यूक्लियस है, तो अगर यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, H2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है, और सेल में H2 की कंसंट्रेशन लो है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वाटर डिफ्यूजेस, यानी वाटर ट्रेवल करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर से लो में चल जाएगा, यानी बाहर हायर है तो अंदर पानी चला जाएगा। और सिमिलरली अगर कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो बाहर से अंदर चला जाए, बाहर अंदर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर और डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको सेमी परमेबल बोलते हैं, बिकॉज ये सेलेक्टिव चीजों को इन या आउट करती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को आंसर समझेंगे, शॉर्ट्स में होगा नहीं है। तो ये पूछ रहा है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो रिपेयर और ग्रोथ ऑफ अ बॉडी के लिए जो सेल डिवीजन टेक्निक या सेल डिवीजन प्रोसेस हम यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, जो होता है उसका नाम है माइटोसिस। माइटोसिस, इसका दूसरा नाम है माइटोटिक। कंफ्यूज मत जाना, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। माइटोसिस और माइटोटिक एक ही बात है। तो इस सेल डिवीजन टेक्निक में या सेल डिवीजन प्रोसेस में क्या होता है, एक मदर सेल है, मान लो ये मदर सेल है, और इसके अंदर मान लो 4 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4, ये है मदर सेल। ठीक है, समझते जाओ माइटोसिस टेक्निक, माइटोसिस सेल डिवीजन। तो ये मदर सेल है और 4 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए वगैरह। तो मदर सेल जो होती है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, ऐसे 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल। और डॉटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जितने मदर सेल में होते हैं। मदर सेल में 4 हैं, तो ईच डॉटर सेल में भी 4 ही क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो ये है माइटोसिस सेल डिवीजन प्रोसेस, कि एक मदर सेल होगी और उसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने ही डॉटर नंबर 1 और डॉटर नंबर 2 में जो डिवाइड करके सेल बने, उनमें भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और ये वाली माइटोसिस सेल डिवीजन जो होती है, ये यूज होती है बॉडी की ग्रोथ के लिए, या बॉडी में अगर कोई सेल बर्बाद हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा वाला टाइप ऑफ सेल डिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, तो मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो होता है सेक्स ऑर्गन में फॉर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सेल। ठीक है, तो ये सेक्स ऑर्गन्स में होता है मियोसिस डिफ्यूजन फॉर द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल को के लिए मियोसिस सेल डिवीजन होता है इन द सेक्स ऑर्गन। तो इसमें प्रोसेस क्या है, इसमें भी एक मदर सेल होती है आपकी, ये मदर सेल है मान लो, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मान ले 4, 4 ही है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम आप सबको पता है क्या होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये मदर सेल, इसमें क्या होता है मदर सेल में, मियोसिस में या मियोटिक दोनों सेम ही है, कंफ्यूज मत होना। तो इसमें भी 2 डॉटर सेल बनेंगे, डॉटर 1 एंड डॉटर 2 डिवाइड हो गए। पर इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ईच डॉटर सेल में, वो हाफ होते हैं मदर सेल के। ठीक है, तो हाफ होंगे, तो यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है, तो यानी मदर सेल में 2 होंगे, ईच डॉटर सेल में 2 होंगे। तो माइटोसिस में क्या होता था, जो रिपेयर के लिए होता था, उसमें तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल में होते थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम ईच डॉटर सेल में होते थे डिवीजन के बाद भी। लेकिन मियोसिस में, जो कि सेक्स ऑर्गन में होता है सेल डिवीजन फॉर रिप्रोड्यूसिंग सेल, इसमें 2 टाइप ऑफ सेल बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जो फाइनली जाइगोट बनता है और फॉर फर्टिलाइज होने के लिए। एनीवेज वो डिफरेंट बात है, अभी हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है इसमें टेक्निक मियोसिस में, कि मदर सेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं डॉटर सेल में। फिर ये जो डॉटर सेल है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस फेज 1। ये 2 फेज में होता है मियोसिस। तो ये वाला हो गया मियोसिस फेज 1। अब मियोसिस फेज 2 में क्या होता है, जो मैं पिंक से बता रहा हूँ, फिर ये जो डॉटर सेल है ये अपने अपने 2-2 डॉटर सेल और बनाएंगे, ये अपने अपने 2-2 डॉटर सेल और बनाएंगे, तो टोटल 4 डॉटर बन जाएंगे। और इसमें भी वही चलेगा कि हर डॉटर सेल के
जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो हाफ होंगे मदर सेल के जितने। तो यहाँ 4 थे, तो पहले जब ये मियोसिस फेज 1 में 2 डॉटर बनी तो यहाँ 2-2 क्रोमोसोम हुए। अब ये मदर की तरह बिहेव कर रही है, तो इनमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 2, तो इनमें एक क्रोमोसोम होगा, एक, एक, एक। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस फेज 2। तो बेसिकली मियोसिस जो सेल डिवीजन प्रोसेस है वो 2 फेज में होता है, मियोसिस फेज 1 ये वाला, और मियोसिस फेज 2 जिसमें 4 डॉटर सेल बन गए ये वाला। अब कोई अगर आपसे पूछ ले डिफरेंस क्या है मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन में, तो आप ये बोल सकते हो मियोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन में डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं मदर सेल जितने, और मियोसिस सेल डिवीजन में जो भी हम सीख रहे हैं उसमें नंबर ऑफ सेल डिवीजन और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं डॉटर सेल में कंपेयर टू द मदर सेल। ठीक है, आई होप आप ये समझ पाए होंगे।